हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पीएल स्टोरी टेलर पे। और गाइस, मैं आज आपके साथ शांगवन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। और मैं आपको बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे 2 चैनल के ऑलरेडी लिंक दिए हुए हैं, जिनमें से एक है लव स्टोरी टेलर और एक है मूवी स्टोरी टेलर, जिनको मॉडर्न विंजू या वांगशन या फिर हस्की विद वाइट कैट शिजुन की स्टोरी सुननी है, वो मेरे उस चैनल पे जा सकते हैं और जाके सुन सकते हैं। और चलिए, आज का पार्ट डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीज़ें अपने लोगों से कह दूँ कि जिनको रोमांटिक पार्ट पसंद नहीं, आई एम सॉरी, बट ये भी लाइफ का एक हिस्सा होते हैं, तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है, बिकॉज़ बिना रोमांस जनरेशन आगे नहीं बढ़ सकती। सेकेंड चीज़, आज का पार्ट में रोमांटिक कन्वर्सेशन होगी, रोमांस नहीं, मतलब सेक्सुअल पार्ट नहीं होगा, बट हाँ रोमांटिक कन्वर्सेशन होंगी, तो आप जो है हेडफोन्स का यूज़ करें। एंड थर्ड थिंग, जिन लोगों को कल का जो मेरा आर साइलेंट लव का एपिसोड था उसे सुनकर थोड़ा दुख लगा हो या पेन फील हुआ हो, आई एम वेरी सॉरी, बट वो पार्ट जो था वो सुनाना मेरे को किसी को हर्ट नहीं करना था, बट वो पार्ट एक स्टोरी लाइन को मांगता था और मैं जितना एक्सप्रेस कर सकती हूँ अपनी चीज़ों को करना चाहती हूँ, क्योंकि चाहे बुरा हिस्सा हो किसी स्टोरी का, रोमांटिक हिस्सा हो या पेनफुल हिस्सा हो, आपको हर चीज़ मैं चाहती हूँ आप फील करें। और मैं किसी को ट्रॉमाटाइज नहीं करना चाहती या मैं किसी के दुख दर्द पे नमक नहीं छिड़कना चाहती, बट मैं एक चीज़ सबसे कहूँगी, जिनके साथ ऐसा हुआ या जिनके अपनों के साथ ऐसा हुआ है या फिर जो इन ऐसी चीज़ों से सफ़र करके निकले हैं, मैं उन लोगों को कहूँगी कि चाहे वक्त अच्छा हो या बुरा, हर टाइम नहीं रहता, वो वक्त गुज़र ही जाता है। अगर आपने लाइफ में बहुत अच्छा वक्त देखा है तो आप उससे भी अच्छा वक्त देखेंगे, लेकिन अगर लाइफ में आपने बुरा वक्त देखा है तो आप उससे बुरा भी देख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हर वक्त एक टाइम आपकी लाइफ में नहीं रहता, वक्त गुज़रता है, अच्छे के बाद बुरा वक्त भी आ जाता है और बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त भी आता है। तो बी पॉजिटिव, लाइफ को पॉजिटिव तरीके से लीजिए। और अगर लाइफ में आपके कोई रिग्रेट हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए, तो सोचिए कि रिग्रेट को मन में मत रखिए, क्योंकि जो होना था हो गया, जो हो रहा है उस पर आपका कंट्रोल है, और जो आगे होगा वो खुदाए मंजूर होगा, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। तो ये हम अपने यहाँ पर किरदार निभाने आए हैं, कौन कितने अच्छे से निभा सकता है, बस ये मैटर करता है। और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि भगवान ने आपको ज़िंदगी जीने के लिए दी है, रिग्रेट करने के लिए नहीं, या फिर हर टाइम किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं। तो चलिए, हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। और जो हमारा वांगची होता है, वो विंग के साथ इंटीमेट होने के बाद वो विंग के साथ वो कनेक्शन फील करता है और उसे एक सिक्योरिटी होती है कि अब उसका जो हस्बैंड है उससे दूर नहीं जाएगा। उसे बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, और उसे ऐसा लगता है कि शायद यही तो लाइफ थी, यही तो वो जीना चाहता था। वो ज़िंदगी में हर चीज़ जो है वो नाप तोल के तो नहीं कर सकता था, लेकिन विंग ऐसी चीज़ थी जो उसे हमेशा अपने साथ चाहिए थी। वांगची नेक्स्ट डे होता है, दोनों एक दूसरे को हक करके सो चुके होते हैं, सुबह उठते हैं और विंग देखता है कि उसके प्यारे ओमेगा हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा पेन में है, क्योंकि उसकी लोअर बॉडी में पेन हो रहा होता है। तो वो उठता है, ब्रेकफास्ट बनाता है अपने हस्बैंड के लिए बहुत प्यार तरीके से, और वो अपने हस्बैंड के लिए बहुत हेल्दी सा ब्रेकफास्ट बनाता है ताकि उसकी रिकवरी जल्दी हो सके। और वो लंजा के लिए ब्रेकफास्ट बना के अपने हाथों से गर्मा गर्म उसके रूम में लेके जाता है। उसका जो हस्बैंड होता है वो प्यार से उबासी लेते हुए उठता है, उसकी नाक में इतनी अच्छी सी खुशबू जाती है, वो अपनी आंखें मलते हुए कहता है, विंग तुम इतनी सुबह उठ गए। तो वो वांगची को पहले एक साइड खाना रखता है और वांगची को उठाने में हेल्प करता है और कहता है, तुम्हारा लोअर बॉडी में पेन कैसा है? वांगची कहता है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तुम बहुत ज़्यादा पर्वर्ट हो। लेकिन विंग कहता है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए हेल्दी फूड बनाया है, और डोंट वरी, मैं दरिंदा नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब तुम 2-3 दिन आराम करो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी लोअर बॉडी में कुछ ज़्यादा ही पेन है और एक्साइटमेंट में हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके थे, तो मैं चाहता हूँ तुम 2 दिन रेस्ट लो। विंग जो है वो वांगची को देखता है, जो उसे ही आंखों से देख रहा होता है, और उसे यकीन नहीं आता कि कोई अल्फ़ा अपने ओमेगा को रेस्ट करने के लिए कैसे बोल सकता है, क्योंकि अक्सर उसने सुना था कि ओमेगा जो है वो तो पागल ही हो जाते थे एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी हो जाने के बाद। लेकिन यहाँ पर विंग ऐसा नहीं था, वो एक डॉक्टर था, एक समझदार था और वांगची से उम्र में थोड़ा बड़ा भी था।
वो मैच्योरिटी लेवल भी अच्छे से जानता था और वो ये जानता था कि ओमेगा के फ़र्स्ट टाइम के बाद या फिर किसी भी इंसान के फ़र्स्ट टाइम सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद स्पेशली विमेन या फिर ओमेगा को थोड़ा सा हील होने में वक्त लगता है, तो वो अपने पार्टनर को हील होने का वक्त देना चाहता था। वो कोई दरिंदा नहीं था और सेक्सुअल एक्टिविटी तो पूरी लाइफ टाइम चलती है, तो वो बाकी टाइम में भी चीज़ें इंजॉय कर सकता था, लेकिन वो अपने ओमेगा के लिए इतना ज़्यादा सेल्फिश नहीं हो सकता था। वो प्यार से वांगजी के चीक्स को किस करता है, वांगजी ब्लश करने लगता है और वो वांगजी के सामने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से पूरी ट्रे रखता है खाने की। वांगजी शॉक्ड हो जाता है और कहता है इतना सारा खाना। विंग कहता है चुपचाप सारा खाना खाओ, कि प्रोटीन है और विटामिन से भरा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खाकर जल्दी से हेल्दी हो जाओ, और तुम कितने स्किनी हो गए हो, देखो हॉस्पिटल में रहते रहते। मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से गोल मटोल हो जाओ, ताकि कोई ये ना कहे कि मैं अपने ओमेगा हस्बैंड का ख्याल नहीं रखता। और वो उसकी चीक्स छेड़ रहा होता है। वांगजी बहुत बुरी तरह से ब्लश कर रहा होता है और कहता है विंग ऐसे मत करो, मुझे शर्म आती है। विंग कहता है क्यों, मैं अपने इतने ब्यूटीफुल से हस्बैंड को निहार नहीं सकता? वैसे मैंने ज़िंदगी में कभी किसी से फ्लर्ट नहीं किया, लेकिन तुम्हें देख के अक्सर दिल करता है कि मैं तुमसे फ्लर्ट करता रहूं। वो उसकी चीक्स को फिर से सहला रहा होता है। वांगजी को शर्म आती है और वो कहता है पर्वर्ट। विंग कहता है सिर्फ तुम्हारे लिए। वांगजी कहता है विंग तुम ऐसे करोगे तो मुझे शर्म फील होगी, मैंने कभी किसी को ऐसे अपने करीब नहीं आने दिया। तो विंग कहता है आने भी मत देना, क्योंकि तुम पे सिर्फ मेरा हक है और तुम्हारे लिए सिर्फ मैं हूँ। वांगजी कहता है ऑफ कोर्स, तुम्हारे अलावा कौन होगा मेरी लाइफ में। विंग कहता है वांगजी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वांगजी उसकी तरफ देखता है बहुत प्यार से, बहुत इनोसेंट तरीके से। विंग उसे कहता है वांगजी तो मुझे एक प्रॉमिस करोगे, चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। विंग की उतनी इनोसेंट सी आंखों में वांगजी गुम हो जाता है और उसके हाथ में प्रॉमिस करते हुए कहता है तुम भी मुझे प्रॉमिस करो विंग, तुम कभी भी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। विंग कहता है ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, मैं इतने अपने क्यूट से ओमेगा हस्बैंड को कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। अच्छा अब मुझे ये बताओ तुम अपने करियर में क्या करना चाहते हो। वांगजी जो है वो उसे सिर्फ पल के झपका के देखता रहता है और वांगजी कहता है मैं अपनी स्टडी पूरी करना चाहता हूँ और साथ में मैं चाहता हूँ कि मैं अपना लैंड बिजनेस को आगे चलाऊँ। मेरे अंकल और मेरे ब्रदर मेरे लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के गए हैं और मैं कभी भी उन्हें नाउम्मीदी से नहीं छोड़ना चाहता। विंग कहता है अगर तुम फैमिली बिजनेस करना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो, तुम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करो और उसके बाद अपने लैंड बिजनेस को ज्वाइन कर लेना। विंग कहता है तब तक मैं तुम्हारा बिजनेस जो है, मेरा एक फ्रेंड है उससे कहकर उसे कह देता हूँ कि वो तुम्हारे बिजनेस को रन कर लेगा और वो ट्रस्टेबल भी पर्सन है। वांगजी उसकी तरफ देखता है और नोट करता है कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि वो इंसान बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो विंग कहता है मेरा वो फ्रेंड बहुत ऑनेस्ट है, लेकिन उसके लिए मुझे उसके ओमेगा हस्बैंड शीलियन को कहना होगा कि वो हुआचंग से कहकर तुम्हारे बिजनेस का बहुत अच्छे से ख्याल रखे। हुआचंग बहुत ही ज़्यादा माइंडेड पर्सन है और वो बिज़नेस में बहुत अच्छा है। मैं डॉक्टरी के लिहाज से बिज़नेस पे ध्यान नहीं दे सकता, लेकिन तुम पढ़ने के साथ साथ उससे बिज़नेस की सारी ट्रिक्स सीख सकते हो। वांगजी काफ़ी इम्प्रेसिव होता है और खुश होता है और कहता है मैं तुम्हारे इन दोस्तों से मिलना चाहूँगा। विंग कहता है ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें यहाँ की बहुत अच्छी सी यूनिवर्सिटी में ले जाके एडमिशन कराना होगा। वांगजी कहता है बिल्कुल, लेकिन वांगजी जैसे ही उठने की कोशिश करता है उसकी लोअर बैक में पेन होने लगता है। तो वो कहता है ओह विंग मुझे बहुत दर्द हो रहा है। विंग कहता है ओफो तुम्हें उठने की क्या ज़रूरत है, आज तुम रेस्ट करो, आज मैं तुम्हारा कुक हूँ और तुम मेरे प्यारे से मालिक, और मैं चाहता हूँ तुम मुझे ऑर्डर करो और मैं तुम्हारे लिए डिलीशियस सी चीज़ें बना कर लेके आऊँ जिन्हें तुम खा सको। वांगजी सिर्फ विंग को देखता रह जाता है कि विंग कितने प्यार से, कितने भोलेपन से उसका ख्याल रख रहा है। और कभी वांगजी ने नहीं सोचा था ये लिटिल सा जो उसका प्यारा सा अल्फ़ा है वो कभी उसे इतना ज़्यादा प्यार करेगा। एक्चुअली अपने ब्रदर और अंकल के जाने के बाद उसने कहीं ना कहीं लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लेके होप खो दी थी और ऐसे ही इनके दिन बीतने लगते हैं। 2 दिन तक विंग वांगजी को बिल्कुल भी टच नहीं करता, लेकिन 2 दिन बाद वो फिर से अपनी पैशनेट
नाइट बिताते हैं, जिसमें विंग वांगजी के साथ बहुत ज़्यादा पहले तो एक राउंड स्लो करता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें चल जाती हैं और वो अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को लगभग रात भर एंजॉय करते हैं। और ऐसे ही जब उनकी शादी को एक हफ़्ता हो जाता है तो वो लोग हनीमून के लिए चले जाते हैं। वो लोग हनीमून के लिए एक बर्फीला जगह चूज़ करते हैं और वो वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं। वादियों के अंदर उन लोगों को घूमना काफ़ी पसंद आता है। बीइंग वांगजी की काफ़ी सारे पिक्चर्स भी लेता है। वांगजी बहुत क्यूट, प्यारा, भोला सा, इनोसेंट सा ओमेगा होता है, जिसकी ब्यूटी को प्रेज़ करना विंग को बहुत अच्छा लगता था। और वांगजी के साथ वहाँ पर अपनी बहुत सारी मेमोरीज़ वो क्रिएट करते हैं। और अक्सर उन्हें ऐसे हिली एरिया में सबसे ज़्यादा मज़ा आया करता था जब वो वार्म वाटर के अंदर बाथ लिया करते थे। उन्हें बहुत मज़ा आता था। वो नेचुरल चीज़ें खाते हैं जैसे कि सेब, पीच और ये सारी चीज़ें, आड़ू और ना जाने कितने सारे ड्राई फ्रूट्स को वो खाते हैं, अपने लिए पैक करा के लेके आते हैं और उनका हनीमून बहुत वंडरफुल तरीके से बीत जाता है। और जो हमारा वांगजी था वो विंग के दिन पर दिन बहुत क्लोज आने लगा था। उसे विंग से बिल्कुल वैसी ही फ्रेग्रेंस आती थी जैसे कि कल्टीवेशन वर्ल्ड में उसे विंग से आया करती थी। वांगजी अक्सर अपने ख्यालों में सोचा करता था, क्या वो कल्टीवेशन वर्ल्ड सिर्फ उसका महज एक सपना था या वो हकीकत भी था। वांगजी फिर ये सोचता है कि नहीं, मेरी ये लाइफ इतनी ब्यूटीफुल है कि मुझे कल्टीवेशन वर्ल्ड में तो नहीं जाना और मैं अपने विंग को यहाँ पर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वांगजी को विंग की अब एक आदत हो गई थी, एक एहसास जो उसके दिल में सिर्फ विंग के लिए था और वो किसी और के लिए हो भी नहीं सकता था। वो चाहे सपना था कल्टीवेशन वर्ल्ड, चाहे उसका अपना कोई रीज़न था, लेकिन उसे अब कल्टीवेशन वर्ल्ड नहीं जाना था। उसे विंग के साथ इसी दुनिया में अपनी एक फैमिली बनानी थी और वह सक्सेसफुल भी होता है। उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जी हाँ, उनकी शादी को जब 2 महीने बीत जाते हैं तो वांगजी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, वो भी विंग के बेबी से। यहाँ पर विंग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है कि वांगजी अपनी पढ़ाई कैसे कंप्लीट करेगा, लेकिन वांगजी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो कहता है, विंग मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये बेबी आ जाए या कल आए, मैं पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई और बेबी दोनों पे लगाना चाहता हूँ। वो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने सारे नोट्स बनाता है, पढ़ाई करता है और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। और उसके बाद वो एक क्यूट सी प्यारी सी बेबी वेशिंग को पैदा करता है। वेशिंग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही क्यूट होती है और 9 मंथ बाद वो उन दोनों की ज़िंदगी में आती है। उसके आने से जैसे ज़िंदगी बदल ही गई थी। वांगजी प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज़्यादा टेंट्रम अपने जो हस्बैंड है, डॉक्टर हस्बैंड, उस पर थ्रो किया करता था और विवुजियान भी पैटर्नल लीव ले लेता है वांगजी की डिलीवरी के बाद और वो आने वाला 1 महीना वांगजी के साथ ही रुकता है। वांगजी की बहुत हेल्प किया करता था और उसने एक ओमेगा सर्वेंट भी वांगजी के लिए लगा दिया था जिसका नाम वेननिंग था। और वेननिंग जो है वो वांगजी की खिदमत में हर टाइम हाजिर रहा करता था। वेननिंग वांगजी को अक्सर देखा करता था कि वांगजी कितनी क्यूटली विंग का ख्याल रखता है, विंग के पास रहता है और विंग से कितना क्यूटली प्यार करता है। और वांगजी जब भी विंग के साथ अपने मोटे बेली को लेकर बाहर जाया करता था और कोई और उसके हस्बैंड को बहुत खूबसूरती से देखते थे या प्यार भरी नज़रों से कोई देखे, फ्लर्ट करने की कोशिश करे, तो वांगजी विंग को टाइटली पकड़ लिया करता था कि कोई भी उसके अल्फा को उससे चुरा ना ले। वांगजी विंग को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी था, लेकिन वो कूल माइंडेड और ओपन माइंडेड भी था। जहाँ पर जो भी उसके अल्फा के ऊपर निगाहें डालता था, वांगजी उन लोगों के सामने विंग को किस करके जता दिया करता था कि जो उसका है सो उसका है, उससे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन वो विंग को ओपन माइंडेड तरीके से भी रहने की पूरी इजाज़त देता था क्योंकि हम किसी को बांध नहीं सकते और हम जिसको जितना बांधेंगे वो उतनी ही ज़्यादा ज़ोर से उस डोर को तोड़कर चला जाएगा। तो इसलिए जो वांगजी है वो विंग को पूरी आज़ादी देता था। म्यम्या भी उनसे मिलने आती थी। म्यम्या ने यहाँ पर शादी कर ली थी, एक बहुत हैंडसम से एक्टर से शादी की थी और
जब वांगजी म्यम्मा को इतना खुश देखता है तो वो सोचता है शायद म्यम्मा ने लाइफ का बहुत बोल्ड डिसीज़न लिया, जिससे आपकी अफेक्शन हुई थी या आपको अट्रैक्शन हुई थी, उसने उससे शादी ना करके उस ट्रू पर्सन को चूज़ किया जो उसके लिए बना है। अगर वो विंग के पीछे ही भागती रहती तो वो विंग में वो प्यार नहीं ढूंढ पाती जो उसे चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ अपनी अट्रैक्शन और जिद को ही पा सकती थी। यहाँ पर अब म्यम्मा को रियल में ऐसा इंसान मिल चुका था जो उससे प्यार करता है। म्यम्मा अपनी लाइफ के लिए विंग को और वांगजी को दोनों को थैंक यू कहती है। वांगजी और विंग जो थे वो म्यम्मा को देख के स्माइल करते हैं और कहते हैं ये तो हमारा फ़र्ज था, और वैसे भी म्यम्मा तुम्हारा जो हस्बैंड है वो एक एक्टर है, बहुत ब्यूटीफुल है, और तुम दोनों की जोड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। और जब वांगजी को एक बेटी हो जाती है, लिटरली वांगजी की बेटी बहुत प्यारी थी। वो अक्सर अपने बाबा को देख के चुप हो जाया करती थी। वांगजी कहता है ये मुझे पूरा दिन तंग करती थी, लेकिन तुम्हें देख के देखो कैसे भोली बन जाती है। तो विंग कहता है वांगजी तुम बेबी से कैसे जेलस हो सकते हो, मैं तो अक्सर तुम्हारा ही हूँ ना। तो वो कहती है जब भी तुम घर आते हो देखो ये पूरे दिन मुझ पे टेंशन थ्रो करती है, मैं अपना केयर भी नहीं कर पाता, लेकिन तुम्हें देखते ही ये इतनी शांत हो जाती है जैसे मैं ही बुरा हूँ, मैं ही अपने हस्बैंड के लिए तैयार होकर नहीं बैठता। तो विंग उसके गालों को सहलाते हुए कहता है बेबी तुम जैसे हो मुझे वैसे पसंद हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम यहाँ कैसे रह रहे हो और कैसे नहीं, बस तुम मेरे साथ रह रहे हो मेरे लिए इतना काफ़ी है। वांगजी विंग के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी बिताने लगा था, और वांगजी के लिए विंग अक्सर पढ़ाई के लिए क्लासेस भी ज्वाइन करा देता था। जिस टाइम वांगजी पढ़ा करता था तब वेनिंग की ही बहन वेंचिंग बेबी का ख्याल रखती थी। वो बेबी के लिए अपॉइंट कर दी गई थी क्योंकि विंग को इन दोनों इन वेन ब्रदर्स पे बहुत भरोसा था, क्योंकि विंग बहुत बार इन वेन ब्रदर्स के साथ जो है बचपन से रह चुका है। ये वेन ब्रदर्स की जो मदर थी वो विंग का अक्सर ख्याल रखा करती थी जब वो म्यम्मा के फादर के कर्ज तले बोझ तले तला हुआ था, और उसके बाद इसने इन दोनों भाई बहनों की पढ़ाई में और बहुत सारी चीज़ों में मदद की थी। वेन ब्रदर्स काफ़ी ऑनेस्ट थे, इसलिए विंग ने वांगजी और उसके बच्चे की देखरेख के लिए इन दोनों को चूज़ किया था, और इन्हें ट्रस्ट भी था। ये अपने बच्चे को छोड़कर इन वेन ब्रदर्स के भरोसे कहीं भी जा सकते थे, चाहे उन्हें एक दिन के कहीं ट्रिप पे जाना हो, चाहे नी हुइसेंग के घर उससे मिलने जाना हो। नी हुइसेंग इन दोनों के शादी होने के बाद बहुत खुश होने लगा था। शिजे और जंगचा भी ओकेजनली उनसे मिलने आते थे, सारे मिलके बैठते थे, खाना खाते थे और वाइन पी के पूरी ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाया करते थे। धीरे धीरे शिजे को भी कोई पसंद आया था, और शिजे को जो पसंद आया था शिजे उससे शादी करना चाहती थी, और वो वांगजी को इंट्रोड्यूस कराती हैं जिनजुशन से, और वो विंग को भी इंट्रोड्यूस कराती हैं। जिनजुशन देखने में बहुत ही ज़्यादा छल्ला सा लगता था, लेकिन शिजे उसे बहुत प्यार करती थी। विंग को इतना ज़्यादा वो पसंद नहीं था क्योंकि वो एरोगेंट था, लेकिन वो जानता था कि शिजे अगर उसे प्यार करती हैं तो प्यार में इतनी ताकत होती है कि हम किसी को बदल दें, और शिजे उसे कहीं ना कहीं समझदार ज़रूर बना देंगी, क्योंकि उसके शिजे काफ़ी समझदार हैं और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हैं। वांगजी को भी विंग के साथ रहना, विंग के साथ हर चीज़ करना और अपने बेबी का ख्याल रखना बहुत पसंद था। वो अपने बच्चे को खुद ही फीड कराया करता था, और विंग जब भी वांगजी को अपने बेबी को फीड कराते देखता था, कभी कभी उसे लस्ट भी चढ़ता था और कभी कभी उसे सेटिस्फेक्शन भी होता था, क्योंकि शायद उसे माँ बाप का प्यार इतने अच्छे से नहीं मिल पाया, लेकिन वांगजी और उसके बेबी को वो दुनिया की चीज़ देना चाहता है जो कि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को देना चाहते हैं, और वो उन्हें कभी भी कोई दुख या कोई भी तकलीफ़ से नहीं गुजारना चाहता। विंग जो है अपने बेबी के साथ ऑफिस से आने के बाद काफ़ी अच्छा वक्त बिताने लगा था। जो हमारा वांगजी है वो पढ़ाई करता था, और उनके घर में शीलियन हुआचेंग का भी आना जाना शुरू हो गया था। शीलियन जो है वो बहुत ही ज़्यादा छल्ला किस्म का था, लेकिन हुआचेंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सेल था, और वो वांगजी को बिज़नेस के सारे टेंट्रम्स सिखाया करता था कि कैसे अपने ओपोनेंट से जीतना है, किस तरह से हमें बिज़नेस को चलाना चाहिए, बिज़नेस को प्रमोट करना चाहिए, और बिज़नेस के कितने फ़ायदे होते हैं, बिज़नेस का पैसा कैसे बिज़नेस के लिए ही यूज़ करना चाहिए और पैसे को कैसे डबल किया जाता है। हुआचेंग ने उसे बहुत ज़्यादा
पॉइंट्स बताए थे और वांगजी और उसके बिज़नेस में थोड़े डिफरेंस थे, तो इसलिए उसे कोई माइंड नहीं था वांगजी को बिज़नेस में हेल्प करने में, क्योंकि वांगजी उसका कोई कॉम्पिटिटर तो था नहीं। तो वो वांगजी को बहुत सारी ट्रिक्स समझाता है। एक्चुअली शीलियन और जो हमारा विंग होता है वो बहुत अच्छे बचपन से ही दोस्त थे और बिल्कुल भाई बंधु की तरह रहने लगे थे। जो हमारा विंग है वो उससे तब मिला था जब वो डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन शीलियन सोचता है कि वो डॉक्टरेट करके क्या करेगा, तो इसलिए वो डॉक्टरेट की पढ़ाई छोड़ के आधे में ही चला गया था। तो विंग को शीलियन हमेशा याद रहा। शीलियन को एक ऐसा इंसान मिला, क्योंकि शीलियन के भी पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और शीलियन को उसके बाद जब वो अकेला रहता था, डिप्रेस रहता था, उसे एक ऐसा इंसान मिला हुआचंग जैसा, जिसने उसे बहुत सपोर्ट किया उसके करियर में, उसके लाइफ में। तो विंग के लिए ये सारी चीज़ें बहुत इंस्पायरिंग थी और वो शीलियन जैसे इंसान का साथ नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि विंग कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के स्ट्रगल को भी शीलियन के अंदर देख सकता था। उन लोगों की दोस्ती काफ़ी अच्छी होती गई। वांगजी जिस तरह से शांत चुप रहने वाला इंसान था, वहाँ हुआचंग भी सिर्फ टाइम टू टाइम ही बात किया करता था। लेकिन जो वी वुशियन और शीलियन है वो बहुत मस्तीखोर थे। वो अक्सर हंसते हुए टाइम निकाला करते थे, लेकिन हुआचंग शीलियन को ज़्यादा घूर के देख लेता था जब वो ज़्यादा हंसे। लेकिन हुआचंग को ये पता था कि विंग से उसे कोई खतरा नहीं, क्योंकि विंग सिर्फ लवांगची का है और हुआचंग हमारे शीलियन का है। इन लोगों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। वांगजी धीरे धीरे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जब उसकी बेटी लगभग 2.5-3 साल की हो जाती है, वांगजी भी अपनी मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद बिजनेस में 6 महीने हुआचंग के अंडर काम करने के बाद अपने लैंड बिजनेस को फिर से आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और तब तक उसका जो बिजनेस था वो हुआचंग ही देख रहा था। उसके बाद जो वांगजी होता है वो अपने बिजनेस में CEO की पदवी ले लेता है और जो हमारा वी विजन होता है वो भी अपने खुद का हॉस्पिटल खोलने के लिए सोचता है कि वो अपना खुद का कोई काम खोले रेदर देन किसी हॉस्पिटल में रहने से, क्योंकि वो ये सोचता था कि वो ऐसी जगह और ऐसा हॉस्पिटल खोलना चाहता है जहाँ पे वो गरीबों का प्लस अमीरों का दोनों का इलाज कर सके और गरीबों को कम पैसों में ही इलाज कर सके, ताकि बहुत सारे लोग जो चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाते वो उसके क्लिनिक में आ जाएं। ऐसे ही सोच के साथ वांगजी जो है वो विंग की क्लिनिक के लिए पूरी हेल्प करता है। जब वो अपने बिजनेस में कमाने लगता है तब वो धीरे धीरे करके पैसा जोड़ते हैं ताकि विंग के सपने को भी पूरा किया जा सके। और जब इन लोगों की शादी के 7 साल बीत जाते हैं, उनकी बेटी भी लगभग 6-6.25 साल की हो जाती है, तब वांगजी जो है वो विंग को अपनी कमाई हुई पूंजी का आधा प्रतिशत यानी कि 50% दे देता है और जिससे विंग अपने ड्रीम को पूरा करता है। विंग की भी कमाई उसमें लगी हुई थी। दोनों मिलके एक बहुत प्यारा और बहुत क्यूट सा क्लिनिक खोलते हैं जहाँ पर गरीब अमीर सब एक समान होंगे और सबका इलाज होगा और सबका इलाज बिना किसी भेदभाव के होगा, ताकि अमीरों को भी एक अच्छा डॉक्टर मिल सके और गरीबों को भी, क्योंकि बीमारी अमीर गरीब नहीं देखती, बीमारी बीमारी होती है। और विंग जो था वो उसको काफ़ी सारे लोग उसके हॉस्पिटल के लिए पैसा भी लगाते हैं और उस पर ट्रस्ट भी करते हैं, जिनमें से नी हुआचंग भी एक था जो कि अपनी लाइफ में अपने ब्रदर का बिजनेस ज्वाइन कर चुका था। हालांकि वो बहुत वेला रहने घूमने वाला इंसान था, लेकिन उसके जो माइंड से और उसकी जो कैपेसिटी थी, जो उसकी डिप्लोमेसी थी, वो इन सारे दोस्तों में किसी के पास नहीं थी। और कहीं ना कहीं हुआचंग को भी उस लेवल की डिप्लोमेसी आती थी कि तभी तो उसने वांगजी को रामबाण दिया था अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का, ताकि अपने बिजनेस के लिए जो वांगजी है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करे। और जो ये क्यूट सी हमारी वी की बेटी होती है यानी कि शांगवन की बेटी होती है, ये बहुत क्यूट होती है और ये अपने दोनों बाबाओं से बहुत प्यार करती थी। नी हुआचंग की भी शादी हो जाती है और नी हुआचंग का जो बेटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है और वह अक्सर अपनी छोटी सी अपनी शिजे के साथ यानी कि वांगशन की बेटी के साथ रहा करता था। जो भी नी हुआचंग के बेटे को बुली करता था, वांगशन की बेटी शांगवन की बेटी उन लोगों को अच्छा खासा सबक सिखाती थी। वो कहने को 7 साल की थी, लेकिन पूरी की पूरी अपने फादर वी वुशियन की तरह उसमें दबंग गई थी और लवांगची की तरह वो हर मैटर को शांति से सुनती थी।
ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। यहाँ पर लवांगजी अक्सर सोचा करता था कि क्या अगर उसे वो कल्टीवेशन वर्ल्ड जैसा सपना नहीं आया होता और उसने अपने सपने में विंग को नहीं देखा होता, ये सब रिलेशन नहीं देखे होते, तो क्या वो विंग को कभी अपना पार्टनर चूज़ कर पाता। ये कैसा अद्भुत सा सपना था ना, जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी, जिसने उसकी लाइफ में विंग को ले आया और जिसने उसे विंग जैसा पार्टनर दे दिया, इतनी प्यारी ब्यूटीफुल सी बच्ची दे दी। उसके अराउंड सब हैप्पी थे, लेकिन वो अपने अंकल और अपने ब्रदर को बहुत मिस करता था। लेकिन उसने लाइफ के साथ अपने पेन को लेट गो कर दिया और वो अक्सर अपनी आंखें बंद करके एक स्माइल करता था और एक गाना लिखा करता था जो वांगशन सॉन्ग था, जिसको वो अक्सर गुनगुनाया करता था। वो सॉन्ग वो विंग के लिए लिखता था और अक्सर रात में जब विंग अपने क्लिनिक से घर आया करता था तो वांगची जो है उसके लिए वो वांगशन सॉन्ग प्ले किया करता था। विंग को वो बहुत सूदिंग, बहुत बहुत प्यारा लगता था और विंग आंखें बंद करके उस सॉन्ग को सुना करता था। वांगची बिजनेस ट्रिप से बाहर भी जाया करता था और जो उनकी बेटी थी वो वेनिंग की निगरानी में रहा करती थी और नी हुसिंग के बेटा भी अक्सर उन लोगों के साथ ही रहा करता था, क्योंकि नी हुसिंग का भी बिजनेस था तो वो अपने बच्चे को शियांगवेन की बेटी के साथ सेफ फील करता था और इनकी लाइफ बहुत खुशहाली ज़िंदगी जी रही थी। लेकिन वांगजी हमेशा ये सोचता था कि क्या उसे कल्टीवेशन वर्ल्ड का सपना नहीं आया होता तो क्या उसकी ज़िंदगी अलग लेवल की होती, क्या वो ज़िंदा रहने की उम्मीद रखता, क्या सब ख़त्म हो जाता। और वो यही लिखते हुए अपनी डायरी में लिखता है, चाहे वो सपना था चाहे वो हकीकत थी, लेकिन मेरे लिए वो एक ब्यूटीफुल सा ड्रीम बन के मेरी आंखों में हमेशा रहेगा। मैंने इस बारे में कभी विंग को नहीं बताया कि मुझे उससे प्यार एक ड्रीम में हुआ था और फिर हकीकत वर्ल्ड में भी, लेकिन मैं जानता हूँ पता नहीं वो चीज़ सपना थी हकीकत थी, लेकिन मेरी इस दुनिया की सोच उस सपने ने चेंज कर दी। वांगची अपनी डायरी में लिखता है, तभी उसकी गोद में उसकी बेटी आके पूछती है, पापा आप क्या लिख रहे हैं। वांगची कहता है कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही कुछ लिख रहा हूँ। तो उसकी बेटी कहती है, प्लीज़ मुझे वो वांगशन सॉन्ग सुनाओ ना। वो अपनी बेटी को वो वांगशन सॉन्ग सुनाने लगता है कि इस नदी, इस झरने के पार मेरे लिए तुम हो, हर सच और बुराई से बढ़कर मेरे लिए तुम हो, इस दुनिया में हर इंसान के लिए, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, कोई ना कोई बना है और मेरे लिए मेरे सोलमेट तुम हो। मुझे नहीं पता इस वर्ल्ड में क्या अच्छा है क्या बुरा है, पर मेरे लिए तुम हो। जब मैं दुनिया में होप खो चुका था, जीने की उम्मीदें खो चुका था, अपनी राह भटक गया था, तब मेरे लिए तुम थे और आज भी मेरे लिए तुम हो। और ये ब्यूटीफुल सी चीज़ें वो लिखता है और वो सोचता है कि अगर उस दिन उसने जान दे दी होती तो ये ब्यूटीफुल सी फैमिली उसके पास नहीं होती और विंग का प्यार से वो वंचित रह जाता। इतनी प्यारी ब्यूटीफुल सी डॉटर उसके पास नहीं होती। इतने सारे दोस्त यार जो उसने कमाए थे, वेनिंग, नी हुसिंग, शिजे का बेटा और जंगछा और तो और जो हुआलियांग यानी कि हुआचंग और शीलियान थे, ये लोग भी उसने कभी इन लोगों का एक्सपीरियंस नहीं लिया होता और वो बहुत खुश था। वो भगवान को धन्यवाद कहता है कि उन्होंने उसकी लाइफ को बचाया और उसके दिमाग में, चाहे कल्टीवेशन वर्ल्ड एक ड्रामा ही था, वो ड्रीम लेके आए और उसकी नज़रिया, उसके देखने की नज़रिया बिल्कुल बदल दिया और उसे एक डिफरेंट पर्सन बना दिया। वांगची शुक्रिया करता है और मॉडर्न लाइफ की ये स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है। तभी गाइस फ्लैशबैक में चलते हैं जब वांगची कल्टीवेशन वर्ल्ड से गया मॉडर्न वर्ल्ड में। उसके बाद वांगची जो है वो वापस से 2 सेकंड के लिए उस कल्टीवेशन वर्ल्ड में जाता है, आंखें झपकाता है और वो विंग को देखता है अपने पास। वो सम्हा जो था। तभी वांगची जैसे ही बेहोश हो जाता है तो कल्टीवेशन का विंग वांगची को गोद में लेके कहता है, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ। और यहाँ से कल्टीवेशन वर्ल्ड की स्टोरी अब शुरू होती है और ये स्टोरी जो है, इसमें विंग बहुत दिन तक इंतज़ार कर रहा होता है कि वांगची को होश क्यों नहीं आ रहा, क्या वो मर गया है। उसके पल्स धीरे धीरे
कम होते जाते हैं और उसकी शरीर ठंडा पड़ने लगता है। विंग बार बार अपनी पूरा जोर लगाता है, अपनी शक्ति, गोल्डन कोर और जितने भी उसके पास औजार थे, स्पिरिचुअल वेपन्स थे, उन सब से वो समन करता है वांगजी को। लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स वांगजी की बॉडी से नहीं आ रहा होता और न जाने कितने दिन बीत जाते हैं। और फिर वांगजी की एक दिन आंखें खुलती हैं और वो विंग को देखता है। और जैसे ही वो विंग को देखता है तभी एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी आपको कि क्या होगा। कल्टीवेशन की स्टोरी अब यहाँ से शुरू होती है और उसे जानने के लिए मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये सस्पेंस कैसा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच, बाय और आई लव यू गाइज, बाय बाय।